हेलो स्टूडेंट, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, वो है सॉल्युबिलिटी। तो क्लास स्टार्ट करेंगे विद द डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी। Solubility is defined as the maximum amount of solute that can dissolve in 100 gram of solvent to make a saturated solution at that given temperature। ये था डेफिनेशन और इसे मैंने लिख भी दिया। अब हम इसे समझेंगे कि क्या है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी यानी आप जब 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट लिए, अब उसमें आप कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं ताकि वो एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाए, उसे हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी सिंपली यानी आप सोल्यूट, एक सॉल्वेंट लिए, आप कुछ अमाउंट ऑफ उसमें कितना सोल्यूट ऐड कर सकेंगे, उसे आप कहते हैं क्या, सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी हैज अ डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, और वो किस तरह से डिपेंड करता है इसे हम आगे ब्रीफ में और पढ़ेंगे। बस अभी के लिए हम इतना समझ लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी हैज एनी सम डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो सॉल्युबिलिटी भी चेंज हो जाएगा। मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में एक सॉल्युबिलिटी का पर्टिकुलर वैल्यू होगा, टेम्परेचर चेंज, सॉल्युबिलिटी विल आल्सो चेंज। ओके, तो ये था सॉल्युबिलिटी। अब हमें आगे क्या पढ़ना है? अब हमें डिफरेंट सॉल्यूशंस की सॉल्युबिलिटी पढ़ना है, और हमें बेसिकली सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन ही पढ़ना है। लिक्विड सॉल्यूशन यानी वो सॉल्यूशन जैसे सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। तो हम सबसे पहला डिस्क्राइब करेंगे, समझेंगे, वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। ये किस तरह का सोल्यूशन है? जहां पे आपका जो सोल्यूट है वो एक सॉलिड फॉर्म में रहेगा, और जो सॉल्वेंट है वो किस फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म। तो ये है। अब हमें इनमें दो टर्म्स पढ़ना है। तो सबसे पहला जो टर्म हम जानेंगे वो है डिसोल्यूशन। क्या होता है डिसोल्यूशन? अब देखिए, आपको एक सॉल्यूशन बनाना है तो आप क्या करते हो, सोल्यूट ऐड करते हो। सोल्यूट जैसे ही ऐड करते हो तो क्या चेंज हो जाता है सोल्यूशन का? अगर आप सॉल्वेंट को फिक्स रखे हो और सोल्यूट ऐड कर रहे हो तो क्या चेंज होता है? कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन चेंजेस। हमने प्रीवियस लेक्चर में ही ये पढ़ा कि कंसंट्रेशन इज बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट व्हेन द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज फिक्स। तो अगर आप सॉल्वेंट के अमाउंट को फिक्स कर रहे हैं और सोल्यूट ऐड कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो उसके साथ साथ क्या बढ़ जाएगा, सोल्यूशन का कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस, सोल्यूट ऐड करना, कंसंट्रेशन का इंक्रीज होना, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डिसोल्यूशन। एकदम आसान, इसको लिख लेते हैं। तो क्या होता है डिसोल्यूशन? व्हेन अ सॉलिड सोल्यूट, क्योंकि हमारा सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन है, व्हेन अ सॉलिड सोल्यूट इज कंटिन्यूअसली एडेड टू अ लिक्विड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हमारा लिक्विड फॉर्म में है, टू अ लिक्विड सॉल्वेंट, कंसंट्रेशन ऑफ द solution also increases. This process is called dissolution. तो ये था डिसोल्यूशन, पहला हमारा टर्म। जो दूसरा टर्म पढ़ेंगे वो है क्रिस्टलाइजेशन। अब क्या है क्रिस्टलाइजेशन? इसका पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे। क्रिस्टलाइजेशन यानी रीअपियरिंग ऑफ dissolved solute particle।
ये था डेफिनेशन। अब हम समझेंगे, कैसे समझेंगे इसे। एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक क्लास को, उस क्लास में मैक्सिमम 10 स्टूडेंट आ सकते हैं, सिर्फ 10 स्टूडेंट की बैठने की कैपेसिटी है। तो उस केस में मैंने क्लास को एज अ सॉल्वेंट लिया और नंबर ऑफ स्टूडेंट को मैंने एज अ सोल्यूट लिया। अब इस वक्त 10 स्टूडेंट फिल है। अब किसी एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट को वहाँ पे आना है, तो कैसे आएगा? आप बोलोगे सारे सीट्स तो फुल हो चुके, अब स्टूडेंट कैसे आएगा वहाँ? तो क्या आएगा? नहीं, वो चला जाएगा। नहीं, क्या होगा, ये स्टूडेंट एंटर करेगा और ये किसी एक से जाके कोलाइड करेगा। कोलाइड यानी क्या करेगा? उससे लड़ाई करेगा और उसको हटा के वो उसका पोजीशन ले लेगा। तो उसने क्या किया, उसने क्लास में एंटर किया, उस किसी एक स्टूडेंट का पोजीशन को हटाया और उसने उस पोजीशन को क्या किया, प्लेस कर लिया। तो हमें इस ओवरऑल प्रोसेस में ये दिखता है कि जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट आया उसे तो जगह ही नहीं मिला, वो क्या हुआ, क्लास से बाहर निकल गया। बट ऐसा हुआ क्या? नहीं। क्यों नहीं हुआ? भले एक स्टूडेंट को जब निकाला गया, हमारे क्लास में कितने स्टूडेंट थे? 9 स्टूडेंट थे, लेकिन उसी वक्त दूसरा स्टूडेंट क्या किया, उसका पोजीशन ले लिया। तो अभी भी स्टूडेंट कितने हैं? 10। पहले भी कैपेसिटी 10 स्टूडेंट के थे, 10 स्टूडेंट थे भी वहाँ पे और अभी भी 10 स्टूडेंट है। तो लोगों को लगेगा कि जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट आया उसको जगह ही नहीं मिला। तो यही होता है आपका क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में भी। क्या होता है, इसको अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के तौर पे हम समझाते हैं। अब एक सॉल्यूशन में आप कुछ अमाउंट ऑफ एक लिमिट होगा, उतना ही आप नंबर ऑफ सॉल्यूट को ऐड कर सकते हो। जब सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व होना बंद कर देते, यानी उसका कैपेसिटी पूरा हो गया, तब उससे ज़्यादा वो जगह नहीं दे सकता है। तो जब आप एक्स्ट्रा सॉल्यूट ऐड करते हो, वो क्या करता है, पहले से जो डिसॉल्व सॉल्यूट पार्टिकल है उससे जाके कोलाइड करता है। जैसे ही वो कोलाइड करता है, वो क्या करता है, जो डिसॉल्व था वो क्या हो गया, फिर से बाहर, उसको बाहर निकाल दिया और जिसको आप डाले थे वो क्या किया, उसका पोजीशन ले लिया। तो हुआ क्या, जो सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व था वो फिर से क्या हो गया, अपीयर हो गया एज अ अनडिसॉल्व सॉल्यूट पार्टिकल। तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन, यानी रीअपियरिंग ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्यूट पार्टिकल। जिस पार्टिकल पहले से डिसॉल्व था वो फिर से क्या हो गया, रीअपियर हो गया। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो अगर हम समझे, एट अ टाइम में डिसोल्यूशन भी हो रहा है, यानी स्टूडेंट एंटर भी हो रहे हैं और एट अ टाइम स्टूडेंट क्या हो रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं। तो ये पूरा डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन एक ही प्रोसेस में हो रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट कंबाइन होकर क्या बना रहा है, सॉल्यूशन। इसको हम डिसोल्यूशन कहते हैं। सॉल्वेंट का सोल्यूट में ऐड होना और सॉल्यूशन बना रहे, हमको क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। और एट अ टाइम क्रिस्टलाइजेशन भी हो रहा है, यानी जो सॉल्यूशन में पहले से सोल्यूट पार्टिकल थे वो ब्रेक होके फिर से क्या बन जा रहा है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट अलग हो जा रहा है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो हमेशा डायनामिक इक्विलिब्रियम में ही एग्जिस्ट करेगा। क्या सॉल्यूशन हमारा किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा। ये तो हमारा दो टर्म था, एक था क्रिस्टलाइजेशन और दूसरा था डिसोल्यूशन। अब हमें इसमें दो तरह के टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। तो आप इसे नोट कर लीजिए, हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन है सैचुरेटेड सॉल्यूशन और दूसरा सॉल्यूशन है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन अगर हम समझें तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी एक सॉल्यूशन है, इसमें मैक्सिमम आप 10 सॉल्यूट के पार्टिकल्स ऐड कर सकते हैं। एक सॉल्वेंट है, आप उसमें मैक्सिमम 10 सॉल्यूट के पार्टिकल ही क्या कर सकते हो, डिसॉल्व कर सकते हो। यानी आप उसके बाद अगर जितना भी ऐड करोगे
उसका कैपेसिटी बढ़ जाएगा क्या? नहीं बढ़ेगा। यानी अगर उसमें 10 पार्टिकल है, वो सिर्फ 10 पार्टिकल को ही क्या करेगा? डिसॉल्व करेगा। उस कंडीशन को, उस सोल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। इसको हम और समझते हैं। अगर सपोज एक क्लास में 10 स्टूडेंट, क्लास एग्जांपल छोड़ देते हैं, अब हम समझ में आ गया तो हम सोल्यूट और सॉल्वेंट के टर्म्स में ही समझते। अब एक सॉल्वेंट में 10 पार्टिकल्स क्या है? आ सकते हैं, सिर्फ 10 पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट आ सकते हैं। अब अगर और 10 स्टूडेंट अगर वहां पे एंटर करने का कोशिश करेंगे तो क्या वो एंटर करेंगे? बिल्कुल एंटर करेंगे, लेकिन वो क्या करेगा? उन 10 पार्टिकल्स जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उसको उस पोजीशन से हटाएगा और उस पोजीशन में जाके बैठ जाएगा। यानी उसी वक्त अगर 10 पार्टिकल ऐड हुए तो क्या हो रहा है? डिसोल्यूशन कितने पार्टिकल्स का हुआ है? 10 पार्टिकल। उसी वक्त 10 पार्टिकल्स का क्या होने वाला है? क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि 10 से ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो इस वक्त हुआ क्या? रेट ऑफ डिसोल्यूशन जो 10 था और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो बाहर जा रहा था, वो दोनों क्या हो गया? सेम। तो जब रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और रेट ऑफ डिसोल्यूशन सेम होता है, यानी उसका कैपेसिटी पहले से वही है, बढ़ेगा नहीं, वैसे सोल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो क्रिस्टलाइज सैचुरेटेड सोल्यूशन कब होगा? व्हेन रेट ऑफ dissolution will be equal to rate of crystallization. डन। नेक्स्ट समझते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अब एक सोल्यूशन में 10 पार्टिकल्स पहले से कैपेसिटी है 10 सोल्यूट का और पहले से 10 सोल्यूट एग्जिस्ट कर रहा है उस सॉल्वेंट में। अगर और 8 पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट को आपने ऐड किया तो वो 8 पार्टिकल क्या करेगा? जगह ले लेगा और उसी वक्त 10 पार्टिकल्स भी क्या हो जाएंगे? क्रिस्टलाइज हो जाएंगे। तो अब हुआ क्या? उस क्लास में कितने स्टूडेंट आ सकते थे? कितने सोल्यूट? क्लास दिमाग में क्लास घूर रहा है। उस सॉल्वेंट में मैक्सिमम कितने सोल्यूट रह सकते थे? 10। लेकिन अभी कितने एंटर हुए? 8। और निकले कितने बाहर? 10। तो अभी भी क्या बचा हुआ है? 2 जगह खाली बचा हुआ है। मतलब आप 2 स्टूडेंट को और क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। या फिर हम और समझ सकते हैं कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन कितना था? 8 ही बच्चे एंटर हुए और बाहर कितने निकले? 10 बच्चे, और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ज्यादा था। तो इस वक्त में क्या हो सकता है? आप और सोल्यूट को क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। जब वो सैचुरेटेड पॉइंट में नहीं पहुंचा है, आप उसमें और ऐड कर सकते हो। यानी रेट ऑफ डिसोल्यूशन विल बी स्मॉलर देन रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का कंडीशन क्या होगा? व्हेन रेट ऑफ डिसोल्यूशन is smaller than rate of crystallization। बाहर ज्यादा निकल रहे हैं लेकिन एंटर कम कर रहे हैं। क्रिस्टलाइजेशन ये था रेट के टर्म में। अब हम एक सिंपल एग्जांपल के टर्म्स में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को समझेंगे। इसको नोट कर लीजिए, हम इसको ड्रॉप करेंगे। अब मैंने एक 2 कंटेनर लिया, सिमिलर 2 कंटेनर लिया, दोनों में सिमिलर सोल्यूशन बनाया और वो सोल्यूशन क्या था? दोनों में जो सोल्यूशन बनाया वो था सॉल्ट सोल्यूशन। इसमें भी सॉल्ट सोल्यूशन, इसमें भी सॉल्ट सोल्यूशन। अब इसमें मैंने 100 ग्राम ऑफ वाटर को लिया एज अ सॉल्वेंट और सिमिलरली इस कंटेनर में भी मैंने 100 ग्राम ऑफ वाटर को लिया एज अ सॉल्वेंट। और इन दोनों, क्योंकि सोल्यूशन सेम है तो इन दोनों का सॉल्युबिलिटी भी सेम है। सॉल्युबिलिटी यानी ये मैक्सिमम कितना सोल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है? ये मैक्सिमम मान लेते हैं 25 ग्राम ऑफ सोल्यूट को ही डिसॉल्व कर सकता है। अब हमारा सोल्यूट क्या है यहाँ पे? सॉल्ट। तो हम पहले कंडीशन में ऐसा कंडीशन ले रहे हैं कि हम इस कंटेनर में 25 ग्राम ऑफ सॉल्ट ऐड करने वाले हैं और दूसरा कंटेनर में हम सिर्फ 15 ग्राम ऑफ सॉल्ट ऐड करने वाले हैं। अब जरा देखिए, आपने 25 ग्राम ऑफ सॉल्ट को मिलाया किसमें? वाटर में। सोल्यूशन तो बना, लेकिन किस तरह का सोल्यूशन बना? इस सॉल्वेंट में मैक्सिमम कितना सोल्यूट पार्टिकल ऐड हो सकता था? 25, क्योंकि सॉल्युबिलिटी है 25। तो आपने कितना दिया? 25। यानी जितना चाहिए था आपने उतना अमाउंट कर दिया। यानी वो क्या हो गया? उसको जितना चाहिए था हर पोजीशन फिल्ड हो गया। तो वो किस पॉइंट में पहुंच गया? सैचुरेट हो गया। तो वैसे सोल्यूशन जब सॉल्युबिलिटी और आपने जितना सॉल्यूट ऐड किया अगर वो सेम है, उस सोल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन।
इसमें देखिए इसका सॉल्युबिलिटी कितना था 25 ग्राम, आपने कितना मिलाया 15 ग्राम। तो अब इस सोल्यूशन को क्या कहोगे, क्या ये सैचुरेटेड पॉइंट तक पहुंच गया क्या? नहीं, सैचुरेटेड पॉइंट कितना था 25 ग्राम। आप 25 ग्राम ऐड कर सकते थे, लेकिन आपने ऐड कितना किया, सिर्फ 15 ग्राम। यानी आप अगर और एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा क्या? बिल्कुल होगा। तो ऐसा सॉल्यूशन जहां पे आप और सोल्यूट को ऐड कर सकते हो, इस सॉल्यूशन को आप क्या कहते हो, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर विद दिस? अब और एक तरह का सॉल्यूशन पढ़ेंगे, उसको इन दो एग्जांपल्स को हम रब करते हैं। अब हमने एक कंटेनर लिया, सिमिलरली फिर से वही मैंने सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया, 100 ग्राम ऑफ वाटर लिया एज अ सॉल्वेंट। इसका सॉल्युबिलिटी अभी भी 25 ग्राम है। अब मैंने ऐड भी किया कितना, 25 ग्राम, लेकिन यहां पे कंडीशन जोड़ दिया, क्या, मैंने इस सॉल्यूशन को हीट कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो अब क्या होगा, अब जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाता है। ये आगे पढ़ेंगे, अभी बस समझिए, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। एग्जांपल में जरा देखोगे, चाशनी, पहले नॉर्मल चीनी और पानी को मिलाओगे तो एक अमाउंट के बाद वो डिसॉल्व होना बंद कर देगा, लेकिन जैसे उसको हीट दोगे तो वो क्या होगा, डिसॉल्व होते रहेगा, डिसॉल्व, जितना चीनी दोगे वो। तो यहां पर भी वही होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगा। अब सॉल्युबिलिटी 25 ग्राम है, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, हम मान लेते हैं हमारा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होके 30 ग्राम हो जाएगा। आप जहां 25 ग्राम ऐड कर रहे थे, अब आप और ऐड कर सकते हो 30 ग्राम। अब आपने कितना ऐड किया, 25 ग्राम। ये सोल्यूशन पहले सैचुरेटेड सोल्यूशन था, लेकिन आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी बढ़ गया, तो ये सोल्यूशन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया। कैसे, देखिए आपने ऐड किया कितना, 25 ग्राम, सॉल्युबिलिटी कितना, 30 ग्राम, तो आप और 5 ग्राम्स ऐड कर सकते हो। तो ये है हमारा थर्ड तरह का सोल्यूशन, वो है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या होता है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, जब आप एक सैचुरेटेड सोल्यूशन को अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बनाओ बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। इस तरह के सोल्यूशन को हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। डन, इसको रब करते हैं, पूरा रब करते हैं। बस इतना याद रखना है, हम क्या पढ़ रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो जो पहला फैक्टर है जो इफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को, वो है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। आप किस तरह का सोल्यूट और सॉल्वेंट ले रहे हो, किस तरह का, मतलब क्या वो पोलर सॉल्वेंट है, क्या वो नॉन पोलर है, इस पर डिपेंड करता है। तो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है, क्या है वो कंसेप्ट, वो है लाइक डिसॉल्व। लाइक अगर पोलर है तो पोलर को डिसॉल्व करेगा, अगर नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर को डिसॉल्व करेगा। एग्जांपल में देखिए, अगर NaCl और वाटर को ऐड करते हो, क्या ये सोल्यूशन बनाएगा, सोल्यूशन बनाना यानी डिसॉल्व होना। तो NaCl कैसा कंपाउंड है, एक पोलर या फिर वो आयनिक कंपाउंड है, और वाटर क्या है, वाटर भी एक क्या है, पोलर कंपाउंड है। तो दोनों अगर पोलर है तो दोनों डिसॉल्व करेगा और सोल्यूशन बनेगा। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, बेंजीन प्लस ईथर, क्या इनका सोल्यूशन बनेगा, देख लेते हैं नेचर। ये किस नेचर का है, ये है नॉन पोलर इन नेचर, और ये भी है नॉन पोलर इन नेचर। तो अगर दोनों नॉन पोलर है तो क्या डिसॉल्व होकर दोनों सोल्यूशन बनाएगा,
बिल्कुल बनाएगा, तो ये भी एक सोल्यूशन होगा। अगर तीसरा एग्जांपल ले, बेंजीन प्लस वाटर, क्या बेंजीन और वाटर सोल्यूशन बनाएगा क्या? देख लेते हैं। बेंजीन इज नॉन पोलर इन नेचर एंड वाटर इज पोलर इन नेचर, तो बेंजीन और वाटर का सोल्यूशन बनेगा क्या? नहीं, एक नॉन पोलर है, एक पोलर है, तो अगर डिसॉल्व ही नहीं हुआ, सोल्यूशन ही नहीं बना, तो उसका सॉल्युबिलिटी कैसे निकाल पाओगे? तो जो फैक्टर है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ योर सोल्यूट एज वेल एज योर सॉल्वेंट। अब हम यहाँ पे इस टॉपिक को थोड़ा और ब्रीफ में पढ़ेंगे, क्या, कैसे पोलर और पोलर डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, इसको रैप करते हैं। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जब आप सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हो, सॉल्ट यानी NaCl। NaCl पहले क्रिस्टल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जैसे ही उसको एक एनर्जी देते हो, उस एनर्जी को कहते हैं हम लैटिस एनर्जी। तो ये अपने आयंस के फॉर्म में चेंज हो जाता है, Na+Cl, और इनमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। अब जैसे इसको वाटर में डिसॉल्व करते हो, वाटर का भी स्ट्रक्चर बना देते हैं। वाटर इज ऑल्सो पोलर इन नेचर, कुछ ऐसा बेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है, भले ही कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, लेकिन ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेंगे, तो इसके चलते यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अब देखिए, जैसे ही आप सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो सबसे पहला वाटर क्या करता है, Na+ और Cl के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको वो ब्रेक करता है। कौन किया? ये वाटर ने किया। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे ही ब्रेक करके ऐसे ही छोड़ दोगे, अगर ये आजू बाजू कभी भी, आसपास कभी भी आए, ये फिर से बॉन्ड बना के उस फॉर्म में चले जाएंगे, क्रिस्टल फॉर्म में चले जाएंगे। तो अब यहाँ पे वाटर क्या करता है, क्योंकि वाटर के पास बहुत पॉजिटिव एंड एंड नेगेटिव एंड होता है, तो वाटर क्या करता है, अपने नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड के साथ बॉन्ड बनाता है। किस तरह से? ये क्या करता है, पूरे Na+ आयन को सराउंड कर लेता है। अब सराउंड कर दिया, बना लेते पहले स्ट्रक्चर। इस तरह से क्या करता है, वो सोडियम को कवर कर लेता। अगर कवर कर लिया तो वो Cl से उसका जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा, रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस पोजीशन में जब सोडियम वाटर के साथ बॉन्ड बना लेता है, इस आयन को हम कहते हैं हाइड्रेशन आयन या फिर हाइड्रेटेड आयन। और इस वक्त जब वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो जब भी बॉन्ड बनाता है एनर्जी रिलीज होता है, तो उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होता है, उस एनर्जी को हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो इसी तरह क्लोरीन भी क्या करता है, क्लोरीन क्योंकि नेगेटिव है, तो वो ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज के साथ कंबाइन होके ऑक्सीजन और क्लोरीन को कवर कर लेता है, इस तरह से कुछ। तो दोनों आयन अपने हाइड्रेटेड फॉर्म में चले गए। जैसे हाइड्रेटेड फॉर्म में चले गए, ये इजीली क्या कर सकता है, वाटर में डिसॉल्व हो सकता है, यानी मूव करेगा। तो अब हम कहते हैं कि पोलर कैसे पोलर में डिसॉल्व हो गया। डन। तो अब यहाँ पे एक चीज पढ़ना है कि सब्सटेंस कब डिसॉल्व होता है। कब डिसॉल्व होता है, जब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो, तब ना वो आयंस को पुल अपार्ट करेंगे। जब हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा होता है, तब एक पोलर सब्सटेंस, एक पोलर सोल्यूट, एक पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सकता है। क्या? व्हेन लैटिस एनर्जी is less than hydration energy, then a ionic solute, ionic या polar बोल लो, ionic solute can dissolve in a polar solvent। तो इससे क्लियर हुआ हाउ पोलर डिसॉल्व पोलर। तो ये था मेरा पहला फैक्टर, वो है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब हम दूसरा
फैक्टर पढ़ने वाले वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो फैक्टर है टेम्परेचर। तो रब करेंगे, यहाँ पे क्लियर रखिएगा लैटिस एनर्जी क्या है और हाइड्रेशन एनर्जी क्या है। लैटिस एनर्जी वो एनर्जी जब क्रिस्टल को उसके लैटिस से आयन फॉर्म में ब्रेक किया जाता है तब जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसको हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। और यहाँ पर जब वाटर के साथ वो रिएक्ट करता है, बॉन्ड बनाता है, उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होता है उसको हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो एनर्जी के साथ क्लियर रहिएगा। नेक्स्ट क्या फैक्टर पढ़ने वाले हैं, वो है टेम्परेचर। अब हमने देखा कि हमारा जो फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन है वो इक्विलिब्रियम फॉर्म में, इक्विलिब्रियम स्टेट में एग्जिस्ट करता है, यानी सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट ये बनाएगा सॉल्यूशन, एज वेल एज उसी वक्त सॉल्यूशन से भी सोल्यूट और सॉल्वेंट भी अलग होंगे, कुछ इस तरह से इक्विलिब्रियम। अब हम दो तरह के रिएक्शन पढ़ते हैं। पहला प्रोसेस है, पहला रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन? जब सोल्यूट और सॉल्वेंट को डिसॉल्व होने के लिए हीट अब्सॉर्ब करना पड़ता है, हीट लेना पड़ता है, तब जाके वो क्या बनाता है, सॉल्यूशन बनाता है। इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ये है। और दूसरा जो सॉल्यूशन, दूसरा जो रिएक्शन पढ़ते हैं वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन? जब सोल्यूट और सॉल्वेंट डिसॉल्व होके सॉल्यूशन बनाता है तो वो क्या करता है, हीट रिलीज करता है। ये पढ़े हैं। अब देखते हैं इन दोनों रिएक्शन पर टेम्परेचर का क्या असर है। सबसे पहला रिएक्शन, अगर आप इस पे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, सोल्यूट सॉल्वेंट बना, आपने जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो होगा क्या, इधर पहले से हीट देना था, आपने क्या किया और हीट दिया, तो ये जो पोजीशन है, ये जो स्टेट है इक्विलिब्रियम से अनबैलेंस हो जाएगा। जैसे इक्विलिब्रियम से अनबैलेंस हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है। और ये हमें कहाँ से पता चला, हम ये ली चार्टेलियर्स प्रिंसिपल में समझे थे। क्या, जब आप टेम्परेचर, प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है। और ये किस तरह से शिफ्ट होगा, अगर इधर टेम्परेचर ज्यादा कर दिए तो ये टेम्परेचर तुरंत क्या करेगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट को देगा ताकि वो जल्दी से कंबाइन करके क्या बना ले, सोल्यूशन, और दोनों तरफ फिर से क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाए। तो अगर वो सोल्यूशन बना रहा है तो वो किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो जब आप हीट दोगे तो आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। फॉरवर्ड रिएक्शन का इंक्रीज होना मतलब क्या, सोल्यूट और सॉल्वेंट और इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। अगर डिसॉल्व हो रहा है तो क्या इंक्रीज हो रहा है, सॉल्युबिलिटी। तो इससे मुझे समझ में आया, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा और उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, solubility भी इंक्रीज हो जाएगा। सो फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर solubility इंक्रीजेस। अब हम देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए। क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन जहां पे हीट प्रोड्यूस हो। अब आप इस सोल्यूशन में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे टेम्परेचर, सोल्यूशन को आपने क्या किया, टेम्परेचर दिया क्योंकि हीट अप्लाई है, आपने क्या किया, टेम्परेचर दिया। पहले से इसने तो इसके पास हीट था, आप टेम्परेचर और बढ़ा दिए तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अनबैलेंस। तो फिर ये कोशिश क्या करेगा, सोल्यूशन जितना सोल्यूशन जहां पे यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम जो अनबैलेंस्ड हुआ था वो क्या करेगा, बैलेंस करने के लिए वो क्या करेगा, सोल्यूशन और सॉल्वेंट में बदल जाएगा। तो इससे एक टाइम आएगा जब इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। तो इसमें हुआ क्या, रेट ऑफ टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ गया। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन अगर बढ़ा है तो क्या घट गया है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन घट गया। कैसे, सोल्यूशन सोल्यूट और सॉल्वेंट में ब्रेक हो जा रहा है तो सोल्यूशन का फॉर्मेशन तो कम हो जा रहा है। तो यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन, इसको लिख लेते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या हो रहा है,
डिक्रीज हो जा रहा है। अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन डिक्रीज हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि सोल्यूशन वापस से हमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दे रहा है, डिसॉल्व तो हो नहीं रहा, तो सॉल्युबिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। तो इससे हमें ये पता चला कि अगर आपका रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगा, लेकिन अगर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। ये समझ में आ गया। अब टेम्परेचर को समझने के लिए सिंपल एक ग्राफ बनाया गया, सॉल्युबिलिटी कर्व बोलते हैं उसको, बना लेते हैं उसको। सिंपल एक्सपेरिमेंटल किया गया और उस कर्व को बनाया गया। ये एक ग्राफ है सॉल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे देखा गया, पहला ग्राफ था ये KCl का, दूसरा था ये NaCl का, तीसरा था ये, और एक ग्राफ देखा कि कुछ इस तरह से, ये था ग्राफ। तो अब जरा ग्राफ को नोटिस करते हैं। सबसे पहला, ये सब सारे सोल्यूट्स हैं, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, LiNO3 का जो डिसॉल्व है, वो डिसॉल्व करने का जो सॉल्युबिलिटी है वो धीरे 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 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। तो ये किस तरह का रिएक्शन फॉर्मेशन शो कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो सॉल्युबिलिटी घट रहा है, तो ये किस तरह का रिएक्शन है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि मैंने पढ़ा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाओ सॉल्युबिलिटी घट जाएगा, और मैंने एंडोथर्मिक के लिए पढ़ा कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। तो बाकी रेस्ट एग्जांपल देखिए, NaNO3, KCl और NaCl का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, देखो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ना और सॉल्युबिलिटी का भी बढ़ना, तो ये तीनों जो किस तरह का रिएक्शन शो करेगा, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि डिसॉल्व, आप सोल्यूट को अगर लिक्विड में डिसॉल्व करते हो तो टेम्परेचर का क्या असर होगा, वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह का रिएक्शन है। लेकिन एक अनॉमलस बिहेवियर देखा गया है फॉर हाइड्रेटेड सॉल्ट। यहाँ पे देखा गया है एक टाइम तक हाइड्रेटेड सॉल्ट मान लेते हैं LiSO4.5H2 एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है, देखा गया है एक टाइम तक टेम्परेचर इंक्रीज होता है, फिर एक टाइम के बाद टेम्परेचर फिर से डिक्रीज होता है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। तो जिस पॉइंट में टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रहा है, और उसी टाइम पे उस टेम्परेचर के बाद सॉल्युबिलिटी घट रहा है, इस पॉइंट को हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। इस वक्त जहां पे ये चेंजेस होता है सॉल्युबिलिटी का, बढ़ने से घटता है, इस टेम्परेचर को हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो कुछ कुछ ऐसे हाइड्रेटेड सॉल्ट है जहां पे टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, देन क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये था हमारा टेम्परेचर का डिपेंडेंस ऑन सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट फैक्टर पढ़ने वाले हैं, लास्ट फैक्टर है वो है प्रेशर। इसको रैप करते हैं। प्रेशर, अगर हम प्रेशर का बात करें तो हमारा सोल्यूट क्या है, सॉलिड, लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सोल्यूट क्या है, सॉलिड, और सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड। और हम ये पढ़े हैं कि सॉलिड एंड लिक्विड आर वेरी नेग्लिजिबली कंप्रेसिबल। सॉलिड को भी उतना कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि स्पेस नहीं है, इंट्रामोलिकुलर स्पेस। वैसे ही अगर हम लिक्विड का भी बात करें, वो भी क्या है, वेरी लेस कंप्रेसिबल। तो बिकॉज ये सॉलिड और लिक्विड वेरी लो कंप्रेसिबल होता है, तो सॉलिड एंड लिक्विड सोल्यूशन हैज नेग्लिजिबल
effect of pressure, because solid and liquid are very less compressible. सो हमेशा याद रखना कि सॉल्युबिलिटी और सॉलिड एंड लिक्विड के लिए प्रेशर का एज सच कोई इफेक्ट नहीं होता है, वेरी नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है, एकदम ना के बराबर इफेक्ट होता है. तो ये था हमारा डिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी. पहला था नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा था टेम्परेचर और तीसरा था प्रेशर. इस तरह से हम बाकी के भी सोल्यूशन को कवर करेंगे. आज के लिए इतना. नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंट सोल्यूशन के सॉल्युबिलिटी को कवर करेंगे. थैंक यू.